अमेरिका को जिस दिन कमिट करने की जरूरत पड़ गई कि उसे ग्राउंड फोर्स भेजना पड़ सकता है और वहां पर वो खत्म हो जाता पूरी तरीके से, वहां उसको समझ में आया कि अब धीरे धीरे कदम अपने उल्टे ले लो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आपने जो लास्ट वर्ड के कदम उल्टे ले लो इज द प्राइम इशू विद अमेरिकन प्रेसिडेंट। वो यही चाहते हैं कि किसी तरह से मैं निकलूं। लेकिन इसमें बड़ी ज़रूरी बात ये देखिए, आपने एक बीच में पूछा शुरू कहाँ से हुई हरकत। ये शुरू हुई जो कि 3 प्रॉक्सीज हैं ईरान के, हमास, हिजबुल्लाह और हूती। ये पिछले 40 साल से परेशान कर रहे हैं इजराइल को। 7 अक्टूबर का इंसिडेंट हम सब ने देखा है, समझ रहे हैं। आप तो वहाँ होके भी आई उस समय। हफ्ता भर पहले या 10 दिन पहले आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, अब्राहम अकॉर्ड जी। अब्राहम अकॉर्ड में ट्रंप साहब ने कहा कि ईरान एंड पाकिस्तान हु हैव नॉट साइन, जिन्होंने साइन नहीं किया है, उसको साइन कर दें। मैं समझता हूँ ये कि अगर किसी प्रकार से डिप्लोमेटिकली, कोअर्सिवली किसी प्रकार से अब्राहम अकॉर्ड पे साइन हो जाए ईरान की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से, तो ये मसला काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। आज की तारीख में अगर आप मुझसे पूछें तो ये सबूत सामने आ गया वर्ल्ड के कि क्योंकि ईरान इतना पीछे पड़ा हुआ है हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने के लिए, इतना पीछे पड़ा हुआ है लेबनान। एक बात आपको शायद मालूम होगी, आप तो वहाँ रह के आई हैं, कि जो लेबनीज गवर्नमेंट है, दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह उनकी नहीं मानता है, ये तो पता ही है आपको। ये बात वो कहते भी हैं जी। तो लेबनान अब जो साइन होगा, जो किसी तरह से अगर उनसे बातचीत हो भी गई, तो वो कौन एग्री कर रहा है? लेबनान की सरकार कर रही है कि हिजबुल्लाह कर रहा है? लेबनान की सरकार कर रही है ना। तो हिजबुल्लाह देख रहा है तमाशा। और यहाँ से ईरान ने एक दफ़ा नहीं कहा कि हम इनको सपोर्ट करना बंद कर देंगे। जितने मिसाइल्स हिजबुल्लाह के पास हैं, जितना कारगर हथियार और एमुनिशन जो कुछ भी उनके पास है, जितना हमास के पास है, जितना हूती, वो कहाँ से आ रहा है भाई? क्या उनकी अपनी फैक्ट्री है? क्या अपना बना रहे हैं? तो कहाँ से आ रहा है वो? इट इज़ ऑल कमिंग फ्रॉम ईरान। और ये जितना आप देख रही हैं पिछले कई एक डिकेड से जो हिजबुल्लाह, मैं आप भी गई है, मैं भी इजराइल के बॉर्डर पे मैंने लेबनान के अंदर झांक के देखा है जी। और वहाँ हिजबुल्लाह की जो हरकतें हैं वो बड़ी सफा नज़र आती हैं, आज से नहीं बहुत अरसे से। सो द मेन इशू इज़ किसी प्रकार से अगर वर्ल्ड की पावर्स इस पर्टिकुलर 14 पॉइंट्स को कामयाब देखना चाहती हैं तो कोई किस्म का प्रेशर डले कि ये अब्राहम अकॉर्ड साइन हो जाए, जिससे कि ये साबित हो जाए वर्ल्ड को आज कि इसके बाद हमास हिजबुल्लाह को ईरान अब सपोर्ट नहीं कर पाएगा। दे विल ड्राई एंड दे विल सीज टू एग्जिस्ट एज अ पोटेंशियल फोर्स। शायद युद्ध शुरुआत करने का तरीका अलग हो गया, मतलब जिस तरीके से अटैक किया गया उस चीज की वजह से भी। और नहीं मैं उसका अगर आप एक मिनट देते, देखिए एक प्रिंसिपल ऑफ वॉर होता है, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ वॉर, सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। सिखाया जाता है मिलिट्री हर कंट्री के अंदर। एम कैसे इवॉल्व होता है? एम वैसे इवॉल्व होता है कि आप एम ऐसा बनाएं जो कि मुकम्मल हो सके, वो कोई टाइम बाउंड हो सके, इट शुड बी अचीवेबल। पर इस के एम में तो वो गोल पोस्ट भी बदलते रहते हैं। वही तो होता है ना, दैट इज सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। मेंटेन नहीं हो पाया ना सर। केवल मतलब वो पैसे और वो पूरा फिगर बहुत बड़ा जरूर है। मुझे तो लगता है कि अभी पूरा वो क्षेत्र, क्योंकि जैसा आपने कहा कि अमेरिका एज अ प्रोटेक्टर भी एक्सपोज हुआ, अभी तो वो पूरे मिडिल ईस्ट में सब ये देखेंगे कि अपने डिफेंसेस को और अपने अटैक करने की क्षमता को कितना मजबूत किया जाए, क्योंकि अमेरिका उनके लिए करेगा नहीं। ईरान का जहां तक सवाल है, आईआरजीसी भी ऐसा नहीं है कि आप न्यूक्लियर को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन वो अपने बैलिस्टिक मिसाइलों को छोड़ेंगे, जो कि इजराइल चाह रहा है। इजरायली एम्बेसडर हमारे यहाँ थे और वो कह रहे थे कि हम तो बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर हमारा एम अभी और अचीव कंप्लीटली होना है। तो ये सारी चीजें भी तो इस शांति के आड़े आएंगी। अभी जो मैं पढ़ रहा था, करीब 70 से 75% ईरान की ड्रोन और मिसाइल क्षमता इंटैक्ट है। आपके व्यूअर्स के लिए, दुनिया का जो सबसे बड़ा बॉम्बर है वो अमेरिका के पास है, B-2 बॉम्बर। वो एक वेपन कैरी करता है GBU-57। इट्स एन ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, जो कि सबसे ज़्यादा गहराई तक जाता है और मैक्सिमम डेप्थ जो डैमेज कर सकता है इन एनी कॉन्क्रीट और एनी हार्डन्ड दिस थिंग इज 200 फीट, विच इज़ अराउंड 60 मीटर्स। तो ईरान ने जब
लड़ाई हुई गल्फ वॉर, तो उन्होंने रियलाइज किया कि सतह के ऊपर कुछ भी चीज है वो अमेरिकन सैटेलाइट्स पकड़ रखी हैं और वो डिस्ट्रॉय कर रही हैं। तो उन्होंने गल्फ वॉर से सबक लिया और उन्होंने अपना अंडरग्राउंड काम स्टार्ट किया और उन्होंने बेंचमार्क और 100 फीट बोला कि हर चीज 300 फीट से नीचे होनी चाहिए। तो अब ईरान के अंदर बाकायदा हाईवेज हैं, सड़कें हैं, टनल्स हैं, इंटरकनेक्टेड इनके लॉन्चर्स हैं जो कि 1000 से 1500 फीट धरती से नीचे हैं। एक गाजा पट्टी जिसको पूरी तरीके से बॉम्बार्ड किया इजराइल ने, उसके बावजूद महीनों महीनों लग गए और सारे हॉस्टेजेस जीवित ले भी नहीं पाया इजराइल। ये ईरान जैसा देश जो कि इतना बड़ा आकार में, जिसकी पहाड़ियां भी हैं, समुद्र भी है उसके कंट्रोल में। सर एक सिंपल चीज समझाइए, ये उतनी सिंपल भी शायद ना हो, डी माइनिंग कितना समय लगेगा? डी माइनिंग, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एज पर द अनक्लॉस यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर द लॉज ऑफ सी, जिस भी कंट्री ने माइनिंग किया होता है ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है आफ्टर सीज फायर और आफ्टर द सेसेशन ऑफ द हॉस्टिलिटीज आपको जाके क्लियर करना है। बट ये जो सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें ये ओवरनाइट इनको करना पड़ा कि इनके when they saw that the whole armada US fleet with 150 ships if it is coming and closing Iran, तो आप as Iran आप क्या करेंगे? Immediately आपने अपने unmanned vessels से whether it was drones or whether unmanned surface vessels or unmanned underwater vessels, उससे जाके आपने माइंस बिछा दिए। माइंस बिछाना मीन्स बॉम्ब्स आर बीइंग ड्रॉप्ड। ये बॉम्ब्स ऐसे हैं, ये अलाइव हैं बॉम्ब्स बट वेटिंग फॉर अ शिप टू कम। तो जैसे ही कॉन्टैक्ट, प्रेशर, अकूस्टिक, ये तीनों से एक्टिवेट हो सकता है। जैसे ही बड़ा शिप कोई आएगा, उन्होंने एक पर्टिकुलर वो लगा रखा है कि अगर इससे ज्यादा नॉइज लेवल हुआ, जैसे कि बड़ा शिप है तो बड़ा इंजन चल रहा है, अगर वो नॉइज डिटेक्ट होता है तो वो बस द मोमेंट इट इज क्लोजिंग एंड इट विल ब्लास्ट, और वो जो ब्लास्ट करेगा शिप खत्म, वही मतलब खत्म। अमेरिकी जो कहते हैं कि हमारी शिप्स जो पूरी फ्लीट चलती है और उसमें कितना प्रोटेक्शन है, एक यूएसएस मान लीजिए फॉर दैट मैटर, 4 माइन लगा दीजिए, आप बाहर चले जाएंगे। वो अच्छा, वो अंदर नहीं आए, वो गल्फ ऑफ ओमान में ही रहे। जो ब्लॉकेड लगा है वो गल्फ ऑफ ओमान पे लगा है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी 100 किलोमीटर आगे थी। दे कांट गो देयर बिकॉज उन्होंने लगा दिया, मैं तो मर रहा हूं। अगर देखो, जब इन्होंने बोला दैट वी हैव एनिलिएटेड द इरानियन नेवी, वी हैव एनिलिएटेड, मतलब बर्बाद कर दी हमने आपकी एयरफोर्स, तो आपके पास बचा ही क्या है? नाउ इट इज योर चांस। अब आपके पास माइंस हैं, आपने माइंस लगा दी, इन्यूमरेबल, यू डोंट इवन नो कितने माइंस लगाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, आप सजिसी को इलेबोरेट कर रहे हैं कि माइंस कहीं भी लगाते हैं उसका रिकॉर्ड होता है, इनका तो रिकॉर्ड ही नहीं है। रिकॉर्ड ही नहीं है, क्योंकि आपने तो मेरी पूरी नेवी बर्बाद कर दी। अगर मैं जाता, अगर मेरे को आप जैसे, ओके, कंसिडर दैट वी हैव अ स्कर्मिश विद आवर वेस्टर्न नेबर। अब वेस्टर्न नेबर है, मेरे को खतरा है कि मेरा ये जो हमारे ऑयल रिफाइनरीज हैं, उसके बाद ड्रिलिंग प्लांट्स हैं, तो उसको सेफ गार्ड करने के लिए हम कुछ ऐसे इंतजाम करते हैं। मुझे मालूम है कि अगर उसकी सबमरीन आएगी तो वो अपने आप खुद ट्रैप हो जाएगी। तो इट कि मैंने 17 यहां लगाई, 16 यहां लगाई, अब जब से थ्रेट खत्म हुई, रिमूव। बट इस केस में तो आपने उनकी नेवी खत्म कर दी, विच यू अनाउंस टू द वर्ल्ड दैट यूएस नेवी हैज डिस्ट्रॉयड द नेवी ऑफ ईरान। अब कहता, अब वो कल को बोलेगा मैंने लगाया नहीं, आपने तो मेरी नेवी तब बर्बाद कर दी थी। हु हैज डन इट? आई डोंट नो। आपको मालूम है टैंकर वॉर, आज तक उसके माइंस हैं वहां पर। एंड दैट इज वाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, जैसे अपना ये डीएनडी है ना, जिसमें एक रास्ते से आप आते हैं और एक रास्ते से जाते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज एग्जैक्टली लाइक दैट। चाहे आप बोल रहे हो कि वो 30 किलोमीटर चौड़ी है, बट रास्ता एक ही है उसमें, जो कि रास्ता क्लियर है, so that your ship can go safe and your ship can come out safe. Now that is also under question mark. चलिए चर्चा को हम खत्म करते हुए बहुत छोटे छोटे में आप सबसे ये जानना चाहेंगे सर, आपसे शुरुआत करते हुए, कि अगर ये लास्टिंग पीस होनी है तो आपके हिसाब से क्या 1 या 2 या 3 फैक्टर्स जिनका ख्याल रखने की जरूरत होगी दुनिया को?
मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले ईरान ये एक्सेप्ट कर ले कि इजराइल हैज गॉट अ रीजन टू सर्वाइव। इजराइल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इज फाइटिंग फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। तो ईरान कह दे कि हम इजराइल के बरखिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे। ये कह रहा है कि हम न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे, एक दफ़ा ये भी कह दे और कह दिए हम इजराइल को अब रिकग्नाइज करते हैं। ठीक, मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सर मेरा टेक जो अब्राहम अकॉर्ड्स का है वो बिल्कुल उल्टा है। जब तक युद्ध शुरू हो रहा था और शुरू में जब ट्रंप ने कहा कि ये जो देशों ने अब्राहम अकॉर्ड साइन किए उनको नहीं किए, उनको करना चाहिए, इस युद्ध और सीज फायर के बाद जिन्होंने साइन किया वो भी मना कर देंगे, क्योंकि दी गल्फ स्टेट्स हैव नाउ रियलाइज कि अमेरिका के झांसे में नहीं आना। अमेरिका जो दुबई एंड यूएई जिसने पूरी दुनिया में मार्केटिंग की थी अपनी एज द सेफेस्ट कंट्री वाज हिट द मैक्सिमम। उनकी जो रियल एस्टेट है, उनके जो होटल्स हैं, जो उनकी टूरिज्म है, उनके जो हैं वो बहुत बुरी तरह से नीचे आ गया है। उनकी रेवेन्यूज एंड नॉट ओनली दैट, चाहे वो कुवैत हो चाहे बहरीन हो। सो इन दिस होल skirmish of 40 days, I think so the lesson which the Gulf countries, which are the major suppliers, because अमेरिका जब ये ट्रम्प गए थे पिछले साल बनते ही, इन्होंने बिलियंस एंड बिलियन डॉलर्स की उनको बोली थी कि हम F-35 भी लेंगे आपसे, टॉमाहॉक मिसाइल भी लेंगे, पेट्रोल भी लेंगे। अब वो कह रहे हैं कि आप अपने ही टॉमाहॉक और उससे थार्ड से मतलब अपने आप को नहीं बचा पाए इजरायली, वो बैटरीज ही पर अटैक कर दिया था और वो हमें क्यों बेच रहे हैं? सर कुछ ऐड करना चाह रहे मैं थे? ये कहना चाह रहा हूँ, एक सवाल का जवाब सब दे दें। क्या इजराइल को अपनी रहने की इज्जत है? इज इजराइल अलाउड टू लिव इन दिस वर्ल्ड एज अ कंट्री? कौन कहता है कि इजराइल का एक बर्बाद करके खत्म कर दीजिए? कहाँ जाएंगे वो? सो प्लीज अंडरस्टैंड, अब्राहम अकॉर्ड ओनली सेज कि प्लीज रिकग्नाइज इजराइल एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट। कैप्टन, ठीक है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से you see what General Sir is saying is absolutely correct. You have to, if you have to come on the table, come with just things. मतलब आपने इतनी बड़ी डिमांड कर ली है कि मेरे को रिकंस्ट्रक्ट करिए, मेरे को ये करिए, मेरे सैंक्शंस यू नो सारे के सारे, I should be paid back whatever was held back by US. But then they also have to come on board. उनको भी आना पड़ेगा टेबल पे। ईरान की भी जिम्मेदारी रहेगी। Iran should come and what General Prasad is saying. The visit by Trump to China, in my opinion, left him more weaker than anything else. Undoubtedly. Had he not gone, he still would have been in a better bargaining position. He exposed himself to a level where even the Chinese have understood that he is not left with much power. So that is लड़ाई इधर हुई लेकिन सबसे बड़ा फायदा चाइना का रहा इसमें। बहरहाल इस सब के बीच पाकिस्तान भी बहुत सारी उम्मीदें लगा रहा होगा, लेकिन दुनिया को इस समय एक ही चीज चाहिए, वो है शांति। अब MOU जो है उस पर साइन हो चुका है, लेकिन इंतजार है कि अगले 2 महीनों में क्या होगा कि दुनिया को कम से कम उस अनिश्चितता की तरफ न धकेला जाए।